हेलो स्टूडेंट, क्या आपने ये सोचकर इस वीडियो को क्लिक किया है कि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है या आपके मॉडल सेट में रहता है, तो वो क्वेश्चन समझ के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि आपके मॉडल सेट में है, और वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर से लिया गया है वो सारे क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को जो है पुश करके ना देखें, ठीक है, क्योंकि आपका कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है जिसके वजह से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताइए। तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को भगा कर ना देखें, जो भी देखें अच्छा से देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपके लिए इतना सा मेहनत करके आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि मेरे इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे क्वेश्चन के ओर कि ताकि क्वेश्चन क्या है ये हम लोग जान लें। मॉडल सेट ये वीडियो 2 वाला है, पार्ट 1 है। मॉडल सेट 2 पार्ट 1 ये वीडियो है। तो कोशिश कीजिए कि एक भी वीडियो मिस ना करें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस की यानी किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की जो होती है फोकस दूरी हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह ऑप्शन बहुत सारे यानी 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे जिसमें से एक विकल्प ही सही रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही विकल्प को सही करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, अगर छोटा छोटा बुक में लिखा हुआ है तो आपको 4 लेंस दिया जाता है कि पसंद कीजिए कि जिससे आपको साफ साफ और अच्छा से क्लियर दिखाई दे। तो कौन सा लेंस पसंद कीजिएगा? ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, या ऑप्शन बी में है आपका 50 सेंटीमीटर वाले एक अवतल लेंस, और ऑप्शन सी में है आपका एक जो ऑप्शन सी में है फोकस 50 सेंटीमीटर दूरी वाले एक उत्तल लेंस। जो आपका ऑप्शन सी सही है। क्यों? क्योंकि आपका 50 सेंटीमीटर जो दूरी का उत्तल लेंस होगा वो क्या करता है कि आपके वस्तु को इमेज जो बनाता है वो नजदीक करके बनाता है, जिसके वजह से आपका जो बुक में छोटा छोटा अक्षर होगा उसको बड़ा भी दिखाएगा और नजदीक करके दिखाएगा, जिसके वजह से अक्षर जो है बड़ा दिखेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो इसलिए ऑप्शन क्या सी सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने समांतर लगा रहता है, यानी इस गाड़ी में जो हम लोग कार वगैरह जो चलाते हैं उस गाड़ी में जो सामने वाला फ्रंट वाला शीशा होता है, मिरर यानी दर्पण होता है, वो किसका बना होता है ये हमें मात्र बता देना है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। ठीक है, तो लेंस तो होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो है हो जाएगा कौन सा? बी उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण यहाँ पे सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर, कितना मीटर? 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। क्या हो रहा है? आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण से
यानी समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति को जो है अगर उसी दर्पण में देखा जाए तो क्या होगा, व्यक्ति को दुगनी हो जाती है। कितना स्पीड दिखाई देती है? 2 गुनी स्पीड दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा सी सही होगा। क्यों? क्योंकि 4 दूनी कितनी होती है? 8। तो यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है जब बढ़ जाती है तो आपके आंख में कौन सी बीमारी होती है, ये हमें बताना है। तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब दूर हो जाती है तो हमें क्या होती है? दीर्घ दृष्टि दोष होती है। कौन सा? दीर्घ दृष्टि दोष। जब फोकस दूरी बढ़ जाए, क्या हो? दूर हो जाए, यानी बढ़ने का मतलब क्या है? दूर हो जाना। तो कौन सा बीमारी होगा? दीर्घ दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आपके स्क्रीन पे भी आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। यानी कह रहा है जिसको दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर का जो बीमारी हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष, उस व्यक्ति का जो चश्मा बना होता है वो किस दर्पण का बना होता है, यानी किस लेंस का बना होता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है बायोफोकल लेंस। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का, क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई है, तो विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब है या वोल्ट है या एम्पियर है या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश का जो इकाई होता है कूलम्ब होता है। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आके और बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। ये भी सत्य है। यह नामकरण जिसने किया था, यानी जिसने किया था वह है, यहाँ पे उनका नाम दिया है कूलम्ब या थेल्स या शट टाइम्स ब्राउन, और यहाँ पे है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको नामकरण किया था, यानी नाम दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक पदार्थ को 1 कूलम्ब घन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या है, तो यहाँ पे उनकी संख्या होती है 6.25 into 10 के पावर 18। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो उसकी द्वारा जो है उपयुक्त शक्ति होगी, कितना होगा आपका 50। 100 को क्या करेंगे 50 यानी 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 100 ये जो है 100 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50 वाट। ऑप्शन ए सॉरी सी सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है इस क्वेश्चन के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच
अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है ये हमें बताना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, कह रहा है इस क्वेश्चन में लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, यानी बहुत कम हो जाता है या परिपथ अपरिवर्तित नहीं होता है या बहुत बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, प्रतिक्रिया PbO + CO P + O क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सी का अवकारक है। क्या है, सी का अवकारक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, Al। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यदि विलयन का pH मान 13 है, इसका अर्थ है कि यह क्या होता है, प्रबल भस्म होता है। जब विलयन का मान कितना है, ये pH मान जब 13 हो जाएगा तो क्या होगा, भस्म होगा, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र, यानी फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होगा, P4 होगा। क्या होगा, P4 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पीतल में रहता है, तो पीतल में कॉपर और जिंक रहता है। पीतल में क्या रहता है, कॉपर और जिंक रहता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति होती है, तो धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातु में विद्युत क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। तो चुंबकीय विधि द्वारा चुंबकीय अशुद्धि को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत यौगिक का आवश्यक तत्व है, तो विद्युत यौगिक का आवश्यक तत्व कार्बन है, यानी सी सही है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अक्रिय तत्व होता है, अक्रिय तत्व क्या होता है, तो अक्रिय तत्व हीलियम होता है। कौन सा होता है, हीलियम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, CN इंटू यहाँ पे H2N। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, तो अपमार्जक बनाने में अल्कोहल का उपयोग होता है। किसका, अल्कोहल का। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, अल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के सेवंथवें तत्व हाइड्रोजन कहलाते हैं, या धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, या निष्क्रिय गैस के अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती है, या अज्ञात तत्व है। तो ऑप्शन ए सही है, इस क्वेश्चन का जवाब हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ऑप्शन सी सही है। तो क्या करते हैं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बोज, यानी कार्बोज में। ठीक है, कार्बोज है। क्या है, कार्बोज है, ऑप्शन बी सही है। अगला है, अंडाणु निषेचित होते हैं, तो अंडाणु क्या होते हैं, निषेचित होते हैं, तो ऑप्शन सी सही है।
फैलोपियन नालिका से निषेचित होते हैं। कहाँ से निषेचित होते हैं? फैलोपियन नालिका से निषेचित होते हैं। श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन बी सही है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य की परचूलन एवं अनुशीलन दाब हो सकता है, ये हमें बताना है। तो उसका हो सकता है 120 बाई कितना 80 यानी 80 हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? तो पत्ती का जो मुरझाना होता है वो होता है आपका एब्सिलिक अम्ल के द्वारा। एब्सिलिक अम्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यौगिक का पाद नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उत्पन्न होता है तो इथिलीन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? इथिलीन उत्पन्न होता है। अगला है, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन यौगिक में क्या होगी? 4 होगी। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा में अलग हो जाती है। नेक्स्ट है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है तो एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? अनुरक्षित यौन संपर्क। यानी इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ाने में दिक्कत होगा, रूम में है, घर पर है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो ये जो है ऑप्शन बी सही है, समजात तत्व के उदाहरण है। किसका? समजात तत्व के उदाहरण है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, वे अंग जिनका उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समता होती है किंतु कार्य के अनुसार उसकी रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को कहते हैं। तो ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। कौन सा अंग कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण जो है बगीचा खेत जो है होता है। बगीचा होता है, खेत खलियान जो होता है वो होता है कृत्रिम पारितंत्र का। ठीक है। अगला है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य होता है। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। जैसे सोलर सिस्टम लगा के हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं तो वो भी क्या होता है? सूर्य से ही हमें मिलता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा सूर्य से ही मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित में किन प्रकृतियों को नियंत्रण करने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से रोकना है हमें, फिर यंत्रचारण करना है और खनन में बाधा, जो खनन हो रहा है उसमें रोकाव करना है। तो ये सभी ऑप्शन जो है हमारे लिए परफेक्ट है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव नवीकरणीय। ठीक है। जैव नवीकरणीय। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अमीटर से निम्नलिखित में से किस से मापा जाता है? तो अमीटर से जो है किसे मापा जाता है? धारा को मापा जाता है। जो विद्युत करंट फ्लो होता है उसी को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उदाहरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है वो क्या होता है? ये हमें बताना है।
तो वे विद्युत मोटर होता है। क्या होता है? विद्युत मोटर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? ठीक है, जनन होता है। तो बहुखंडीय विधि द्वारा जनन होता है। किसमें? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बहुखंडीय द्वारा जो है विधि यानी जनन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? ठीक है, यानी कम किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे बी सही है, अवतल लेंस द्वारा। कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो है जनन अंग आपको पुष्प में पाया जाता है, यानी फूल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। किसका? मटर का पौधे का उपयोग किया था। ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है बहुदिशीय यानी बहुदिशीय दिशा में होता है, यानी ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत पाया जाता है, तो ऑप्शन आपके सामने ये है, वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में और वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल के क्या होता है? ऊपरी सतह में होता है, जो क्या करता है? परावैंगनिक किरण को क्या करता है? एक समझिए फिल्टर करके हमारे जो है पृथ्वी पर आने देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओजोन जो है क्या ओजोन मंडल क्या करता है? एक फिल्टर का काम करता है हमारे लिए। नहीं तो हम लोग को अगर परावैंगनिक किरण हमारे बॉडी पर आती तो बहुत सारे बीमारियां हो सकती थी, जैसे में मान लीजिए कि कैंसर होना या चमड़ रोग सबसे ज्यादा होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, यानी उसका प्रयोग किया जाता है, यानी उसको हम लोग यूज में लेते हैं? तो अवतल दर्पण होता है, जो सैलून में वगैरह में लगा रहता है। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण जो होता है उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों की दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जो दांत का डॉक्टर होता है, आपके मुंह का जो जबड़ा होता है उसे देखने के लिए कौन सा जो है दर्पण का प्रयोग करता है? तो उसको देखने के लिए कि दांत में बहुत छोटे छोटे कहीं कहीं दिक्कतें होती है, तो उसे देखने के लिए क्या अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि उसमें साइज क्या होता है? थोड़ा बड़ा दिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी और या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो समतल और उत्तल दोनों में जो है क्या बनता है? आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर, यानी साइड में जो आप लोग कार के साइड में जो देखते हैं, चाहे बाइक का जो साइड में
हैंडल के पास जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में है अवतल, ऑप्शन बी में है समतल, ऑप्शन सी में है उत्तल और ऑप्शन डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन सी सही है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। जो भी कार होता है या आपका जो भी बाइक वगैरह होता है जिससे पीछे की वस्तु को देखना होता है तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, प्रकाश तरंग के उदाहरण है। तो यहाँ पे प्रकाश तरंग के उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो कौन सा संबंध है? F बराबर R/2, F बराबर R/2। ठीक है, फोकस बराबर त्रिज्या बटा 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति जो है क्या होती है? आभासी तथा बराबर होती है, आभासी तथा बराबर होती है। ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में हमेशा याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विद्युत यानी किसी विद्युत का प्रतिबिंब का और किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः वो कौन सी दर्पण है ये हमें बताना है। तो वो जो है आपका समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है, जिससे आपका प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी ऑप्शन डी सही था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अवतल दर्पण द्वारा किस वस्तु का यानी किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है दर्पण के और ध्रुव और मुख्य फोकस की बीच होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस यहाँ पे जो है किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और सीधा होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और सीधा होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, तो बताइए क्या होगा? तो त्रिज्या को
2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 32 है तो 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16। तो 16 यानी प्लस 16 सेंटीमीटर आंसर सही है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होती है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण, ठीक है। क्योंकि क्या होती है, एक जो है आती है किरणें, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे तो जो किरणें इधर से आती है उतना ही, जितना एंगल पर इधर से आती है उतना ही एंगल पर क्या होती है, मुड़ जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्लापनिक होता है। क्या होता है, क्लापनिक होता है। फिर कह रहा है संयोगी फोकस केवल संभव है, तो वो संभव किसमें है जी, अवतल दर्पण में। किसमें है, अवतल दर्पण में संभव है। कह रहा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला है किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाती है, तो किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, तो समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r जो है क्या होता है, तो r अनंत है। क्या है, अनंत है, अनंत है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो कौन सा दर्पण, इससे पहले भी बताए हैं आपको, कौन सा, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी सही है, अवतल दर्पण। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर 1 होता है, यानी m बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर 1 1 होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई की अनुपात कहलाती है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो आगे जो हेडलाइट वगैरह लगा रहता है गाड़ी में, वो किस दर्पण का बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी ऑप्शन बी सही था इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, तो दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन जो है आपका ए सही है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है गोलीय दर्पण जिसकी दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होती है, तो विस्तृत होती है तो कौन सा होता है, गोलीय दर्पण, तो वो होता है आपका उत्तल। कौन सा, उत्तल का दृश्य क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर से समझ लीजिएगा। कि कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, तो किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। किसी दर्पण का, ये ध्यान रखना है, दर्पण में और वृत्त में जो है अलग अलग नाम दिया जाता है, तो किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए कि ताकि और भी ज़्यादा जो है वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूं, ताकि आपका एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।